Good morning everyone. Today I am going to explain chapter number 9 force and laws of motion. हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, बट हमें ये नहीं समझ में आया हमें अभी तक कि वो मोशन हो क्यों रहा था, उसका कॉज क्या था, उसके पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था कि वो मूव हो रही है चीज, चाहे वो स्ट्रेट हो रही हो या कोई भी उसका डायरेक्शन हो, लेकिन वो किस डायरेक्शन में वो क्यों मूव हो रही है वो हमें अभी तक समझ में नहीं आया था कि व्हाट कॉज ऑफ मोशन, आखिर मोशन होता क्यों है। जैसे मैंने कार को एकदम से ब्रेक लगाया तो वो रुक गई, रेस्ट में आ गई, या कार को मैंने चलाने के लिए इंजन को ऑन किया तो कार हमारी चलने लगी। क्रिकेट में मैंने बैट से बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये मोशंस कैसे हो रहे हैं। या मैंने हो सकता है उस बॉल की स्पीड को कम ज्यादा कर दिया हो, जो बॉल मेरे पास आ रही थी बैट के थ्रू। तो ये सब चीजें क्यों होती है, मोशन कहाँ से मोशन आया, मोशन कैसे आया, वो हमें पता करना था। तब हमारे एक साइंटिस्ट हुए एरिस्टोटल, उन्होंने ये बताया कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू बी एट रेस्ट, कि जो भी चीज रेस्ट में है या बॉडी जो भी है वो हमेशा क्या चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है। कि अगर मैंने किसी बॉल को अगर चलाया या फेंका तो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहना चाहती है। ये इन्होंने बोला कि एक नेचुरल फिनोमेना है कि कोई भी चीज कंटिन्यूअसली मूव नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि उसे रेस्ट में रहना है। इसलिए कुछ टाइम के बाद हर चीज रेस्ट में आ जाती है। तो उन्होंने इस तरीके से एग्जाम्पल दिया तो लोगों को लगा कि हाँ, उस टाइम के हिसाब से उनको लगा कि ये थ्योरी सही है कि हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप रुक जाती है, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की है। उसके कुछ टाइम, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद गैलीलियो ने ये बोला कि कोई भी चीज, इफ देयर इज नो फोर्स देन इन दैट कंडीशन बॉडी मूव्स कंटिन्यूअसली, कि अगर मैं कोई फोर्स किसी चीज पर अप्लाई नहीं करूंगी तो वो कंटिन्यूअसली मूव होती रहेगी। इफ देयर इज नो फोर्स देन इन दैट कंडीशन बॉडी मूव्स कंटिन्यूअसली। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई चीज कंटिन्यूअसली मूव होती रहे। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि अगर मैं दो इंक्लाइंड प्लेन ले लूं, यहाँ से अगर मैं बॉल को बहुत चिकनी स्मूथ सरफेस पे कराऊंगा, थ्रो कराऊंगा, तो वो जितनी डिस्टेंस यहाँ कवर करेगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ भी कवर करेगी, और ये चीज कंटिन्यूअसली वो मूव होती रहेगी, कंटिन्यूअसली बहुत देर तक मूव होती रहेगी। तो उन्होंने बोला कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर दें, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो कि किसी अर्थ सरफेस के ऊपर लगता है। जैसे अगर मेरा यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है, वो कहाँ अर्थ से टच हो रहा है ना, अर्थ के कांटेक्ट में है, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव फोर्स क्रिएट होता है, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके कारण हम एग्जिस्ट कर पाते हैं इस अर्थ पर। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अर्थ पर नहीं होगा तो वी कांट स्टैंड ऑल्सो, मतलब हम खड़े भी नहीं रह सकते बिना फ्रिक्शनल फोर्स के, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे और जमीन के बीच जो कांटेक्ट होता है उसके थ्रू हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी हमारे मोशन का अपोज करता है। अगर मैं इस तरफ जाना चाहूंगी तो वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो हमें जब भी फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, नेगेटिव लगता है किसी भी कांटेक्ट सरफेस पे जो कि अर्थ से कनेक्टेड होती है। जैसे अगर मैं टायर बात करूं, जो हमने टायर्स बनाते हैं, तो टायर्स पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रॉसेस बने होते हैं और बहुत सारे गड्ढे बने होते हैं। तो वो गड्ढों से क्या मतलब है, वो गड्ढे क्यों बनाए जाते हैं, जिससे कि उसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाए। जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा तो उसको स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर उसमें हम उसको चिकना बना देंगे, टायर को बिल्कुल चिकना बना देंगे, तो हम उस साइकिल को मूव नहीं करा सकते या बाइक को मूव नहीं करा पाते। देखा होगा जब भी हमारे साइकिल के या स्कूटर के टायर चिकने हो जाते हैं तो हमें उसको टायर्स को बार बार चेंज कराना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम ब्रेक लगाते हैं तो हम लोगों के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, या कई बार मूव करते करते भी हम लोग स्लिप हो जाते हैं। या आप एक और एग्जांपल देख लें कि अगर मैंने बॉल को अपने घर में टाइल्स के ऊपर अगर मूव कराएंगे तो वो बहुत दूर तक जाएगी, उतने ही अमाउंट से मैंने फेंका, उतने ही अगर मैं बाहर कहीं खुरदरी जगह पर करूंगी तो वो कुछ बहुत जल्दी ही स्टॉप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा था। तो जितना चिकना होगा, स्मूथ सरफेस होगी, उतना फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, और जितना ही जिग जैग या रेजिस्टिव बॉडी होगी
जितना अनस्मूथ सरफेस होगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो इसके बिना हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसा हमें गैलीलियो ने बताया। तब जब बात हुई तो गैलीलियो और एरिस्टोटले के और गैलीलियो के मत को देखा गया तो ये माना गया कि ये वाले गलत थे और ये वाले सही थे, क्योंकि इनकी थ्योरी कहीं ना कहीं मैच हो रही थी जबकि इनकी थ्योरी कहीं से मैच नहीं कर पा रही थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है आइजैक न्यूटन ने हमें लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया, जो 3 थे, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 हैं जो कि बाद में एक्सप्लेन की गई। तो इन्होंने ये सारे बाद में सारे लॉज बनाए जिसके ऊपर हमारा ये चैप्टर बेस्ड है कि हमने इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है जो आइजैक न्यूटन ने बनाए थे। तो हमें यहाँ से ये पता पड़ा द कॉजेज ऑफ मोशन क्या है, या तो हम किसी चीज को पुल करें, धकेलें, या पुश करें, मतलब धकेलें या फिर खींचें। अगर मैं पुश करूंगी किसी चीज को, जैसे अगर मैं किसी बाइसिकल पर जा रही हूँ, किसी ने मुझे पीछे से उसमें धक्का दे दिया तो मेरी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे एक्स्ट्रा पुश दिया है, मुझे धकेल दिया, धकेलने से मेरा फोर्स मोशन बढ़ गया। ऐसे ही अगर मैं पुल करूं, अगर मैं अपनी साइकिल पर जा रही हूँ, कोई मुझे पीछे से खींचने लगेगा तो मेरी साइकिल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, क्योंकि उसने मुझे क्या प्रोवाइड कर दिया? पुल प्रोवाइड कर दिया, खींच लिया। जैसे कि अगर आप देखें घर में आप चेयर खींचते हैं, डेस्क खींचते हैं, आप डोर को ओपन क्लोज करने के लिए पुल या पुश का यूज करते हैं। तो हम जहां पर भी इस चीज का यूज करें, मतलब हम कहीं ना कहीं बॉडी को मूव कराने के लिए पुश या पुल का यूज करते हैं। तो हमारा मोशन कैसे पॉसिबल हुआ? या तो हम उसको पुल करें या फिर हम उसे पुश करें। तो ये 2 ही रीजन थे जिसके कारण मोशन प्रोड्यूस हुआ, और ये 2 ही चीजों का हम बोलते हैं फोर्स, कि हम किसी को पुल या पुश करके कोई फोर्स उसके ऊपर क्रिएट करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, कि उस फोर्स के कारण बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है कोई स्टेशनरी बॉडी जो है वो मूव हो जाए। जैसे अगर मेरी चेयर रखी है, मैंने उस पर फोर्स लगाया तो वो मूव हो गई, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो था मेरा वो क्या हो गया? मोशन में आ गया। या हो सकता है कोई रुकी हुई बॉडी है और मैं उसको मूव करा दूं, है ना, मूविंग बॉडी है, उसको मैं स्टॉप करा दूं। जैसे कि कोई साइकिल लेकर आ रहा है और मैंने उसकी साइकिल को एकदम से आगे आके पकड़ लिया या पीछे से पकड़ लिया, तो मेरी जो चलती हुई साइकिल है वो मैंने स्टॉप कर दी। तो मैंने उसके लिए कोई ना कोई फोर्स क्रिएट किया। तो ये हमारा इफेक्ट हो गया एक फोर्स का। चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग बॉडी, मैं किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने अभी बोला उसकी मैंने बाइसिकल को पुश करके पुल करके रोक दिया, तो ये क्या हो गया? स्पीड भी मैंने उस बॉडी की चेंज कर दी। द चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने क्रिकेट खेला तो मैंने उस बैट से उस जो बॉल सीधी आ रही थी उसको मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा दिया, मतलब मेरे पास उस बैट के थ्रू मैंने किसी फोर्स को लगा के उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। तो मैं किसी फोर्स के थ्रू उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हूँ। चेंज द शेप ऑफ एंड साइज ऑफ द बॉडी, जैसे मैंने डो बनाया, उस डो को मैंने रोल बना दिया रोलर के थ्रू, तो मैंने उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण वो मेरी रोटी बन गई। जो डो था, मतलब जो आटे का गोला था, गीले आटे का, उसको मैंने रोटी के शेप में बना दिया। तो मैंने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया तभी तो उसने शेप चेंज किया। या मैं बोलूं मेरे पास एक स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस जब किया, दबाया, तो क्या हो गया? वो बहुत छोटा सा बन गया। तो ये क्या कहलाएगा? उसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया। अब जैसे कि गैलीलियो ने बोला था फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे ही एक और फोर्स होता है जिसके बिना हम इस अर्थ के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते। पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी सरफेस पर या अर्थ सरफेस पर सरफेस के कारण क्रिएट होता है। द कॉज इज अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम स्टैंड नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि अगर बहुत ही स्मूथ कोई चीज होगी, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर गैलीलियो ने बोला था कि कोई भी चीज कंटिन्यूसली मूव होती रहेगी जब तक कि उस पर कोई अपोजिट फोर्स न लगे। और ये अपोजिट फोर्स क्या होता है? ये अपोजिट फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमारी अर्थ के कारण प्रोड्यूस होता है, सरफेस के कारण प्रोड्यूस होता है। जब तक हमारा उस अर्थ पर हमारा कांटेक्ट है तब तक हम उस पर स्टेबल रहेंगे। जैसे अगर मैंने कोई
टाइल्स है, बहुत चिकने टाइल्स हैं, उसके ऊपर ऑयल गिरा दिया तो आप वहां पर बहुत देर तक चल भी नहीं सकते, बहुत देर तक खड़े भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो सरफेस इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आप वहां पर फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो जीरो से थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके कारण आप उसके ऊपर बार बार गिर जाएंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप कंटिन्यूसली गिरते रहेंगे। तो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स अगर रहेगा तभी हम अर्थ पर मूव कर सकते हैं या रह सकते हैं। अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स कब आया? तो आइजैक न्यूटन जब एक बार ट्री के नीचे बैठे थे, सभी ने स्टोरी सुनी है, तो उनके ऊपर एक एप्पल गिरा ट्री से, तो उनने ये सोचा कि ये एप्पल जो है मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, और अगर ऊपर ही गिरा तो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उन्होंने उस एप्पल को फिर फेंक के देखा तो वो फिर नीचे गिरा। तो इससे उन्होंने ये समझ में आया कि एक अर्थ जो है उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी बॉडी को हमेशा डाउनवर्ड्स ही मूव कराता है, तो वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके कारण हम इस अर्थ पर सरवाइव कर पाते हैं या रह पाते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम इस अर्थ पर नहीं रह पाएंगे या नहीं सस्टेन कर पाएंगे। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारे किसी भी चीज को नीचे की तरफ पुश करता रहता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है अर्थ सरफेस पे, तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो ये जो इसके ऊपर हमेशा क्या रहेगा, कोई भी चीज आप रखे हैं या कोई भी चीज आप खड़े भी हैं तो भी आपके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अप्लाई होता रहेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो आप उड़ने लगेंगे, मतलब आप हवा में चले जाएंगे। जैसे कि स्पेस में होता है, वहां ग्रेविटी जीरो होती है, ग्रेविटी जीरो होती है इसलिए हम वहां पर फ्लाई करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। जबकि अगर हमारे पास ग्रेविटी है तो हम कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं मून की ग्रेविटी थोड़ी कम है, तो अगर हम वहां पे जंप करेंगे तो हम ऐसा बाउंस मारते हैं जैसे गेंद जो बॉल आपकी बाउंस मारती है कि एकदम से उचक के फिर वापस नीचे आते हैं। तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं है इसलिए हम वहां पर उड़ते रहते हैं, लेकिन अगर अर्थ पे ग्रेविटी है इसका मतलब हम यहाँ पर जमीन में खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज बिना ग्रेविटी या बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के पॉसिबल नहीं है कि हम इस अर्थ पर सस्टेन कर पाए। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। और भी बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब नॉन कांटेक्ट वाले फोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना, जबकि ये सारे जो हैं बॉडी के कांटेक्ट में आने पर ही क्रिएट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।